अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में। अच्छा, ओम शांति। अभी हमने अभ्यास किया और हर ये जो पूरी पढ़ाई है ना, आज भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि अभी बाबा क्यों आए हैं ना, क्या कारण है, क्या कैसा टाइम चल रहा है, सोल्स का भी क्या पर्पस है, ड्रामा में है फिर भी ड्रामा में रह कर भी क्या करना है। तो क्या पॉइंट आज की मुरली से आपने लिया है, शेयर कर सकते हैं आज की मुरली से। आपके हाईलाइट पॉइंट्स क्या रहे। सब कुछ, हाँ, भूल जाओ इन आंखों से देखते, माया के तूफान आएंगे लेकिन बहादुर बनना है। बाबा आए सबको ले जाने, समय कम है। माया कितना भी तंग करे डरना नहीं है, फ्रीडम का पॉइंट है। बाबा जैसा गोरा मुसाफिर बनना है। हम्म, बाबा के जैसा सुंदर मुसाफिर, हाँ, एक ही है। हम्म। योग बल से विक्रम विनाश है, अदरवाइज सजाएं। हम्म। तो हमारा जो पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ तो एक ही है पुरुषार्थ, और उसके लिए ही हर दिन की पढ़ाई है। उस मेन पॉइंट को अ, एक तो समझना सबसे पहले, पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं और एक्चुअली इसका एम क्या है। ये ही भले सब सुनते हैं लेकिन सबसे जो मेन यहाँ पे मिसिंग पॉइंट हो जाता है, इवन हम ही सभी ब्राह्मणों में, कि नो मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो कि एम क्या है ना, बाबा का पढ़ाने का एम क्या है। वो बहुतों ने ग्रास्प नहीं किया है, मेजोरिटी ने। ओके, फिर जिसने किया है, अब जो जिनको समझता है कि एम क्या है, बाबा क्यों पढ़ा रहे हैं, एंड हमारे लिए ये लाइफ, ऐसा जीवन, सोल के पर्सपेक्टिव का जो जीवन है, सोल के पर्सपेक्टिव से जीना, ये क्यों जरूरी है ये तो हमने समझा, लेकिन कैसे करना है फिर उस पॉइंट के भी, इस एक चीज के भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं। और मुरली में अलग अलग टेक्निक्स आते हैं, उसको अचीव भी कैसे करना है मेन गोल को। सो अगर जहाँ पर एम एम का क्लैरिटी नहीं है कि हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, एक थोड़ा सा वी विल अंडरस्टैंड दिस, ये जरूरी है कि हम ये पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, एम एम क्या है। एम जहाँ पर क्लियर नहीं होता है, तो जहाँ पर भी क्लियर नहीं है उसके लिए टेक्निक्स मेन बन जाती हैं ना। टेक्निक जो है, जो तरीके हैं, जो अलग अलग रास्ते हैं ना, वो उसके लिए वो मेन चीज बन जाती है।
तो आज ये रास्ता बताया है तो आज इसको करेंगे, फिर उसके बाद कल ये वाली चीज आई है, 5 स्वरूप, तो ठीक है 10 बार 5 स्वरूप की ड्रिल। फिर अम, आए फिर आया है कि स्वदर्शन चक्र, तो स्वदर्शन चक्र घुमा लिया आज। फिर नेक्स्ट डे आया है कि मनन चिंतन करो, तो मनन चिंतन कर लिया। सो ये कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, सब कुछ जो हम आत्मा की जागृति की तरफ एक एक कदम एक एक बूंद जो क्रिएट करते हैं वो सब यूजफुल है। मगर एक एक जो मार्शल आर्टिस्ट है ना, ब्रूसली, सुना है नाम सबने ब्रूसली का? किसने किसने सुना है नाम ब्रूसली का? सुना है ना, फाइटर। सो ब्रूसली मेन बेस्ट, अपने अपने फील्ड का बेस्ट मास्टर जिसको हम कहेंगे। तो वो कहता है कि मैं उस व्यक्ति से, उस फाइटर से नहीं डरता हूँ जिसने, जो 10,000 तरीके के किक्स जानता है ना, 10,000 तरीके के मूव्स जानता है, उस फाइटर से मैं नहीं डरता हूँ। लेकिन मैं उससे डरता हूँ जो एक ही किक को ना 10,000 बार प्रैक्टिस करता है, उससे मुझे खतरा रहता है। सो द पॉइंट जहाँ जो आई एम मेकिंग हियर वो है कि एम जहाँ पे क्लियर नहीं है तो उसके लिए क्या हो जाता है, टेक्निक्स ही लक्ष्य हैं। आज ये टेक्निक कर लिया, लक्ष्य पूरा हो गया ना, बाबा के हम समीप हो गए, क्लोज, हम अच्छे ब्राह्मण हो गए, अच्छे स्टूडेंट हो गए, उठ गए, हाजी कर लिया, ये भी कर लिया वो भी कर लिया, तो उसके लिए इट इज नॉट वेस्ट। लेकिन ना 10,000 चीजें कर ली, 10,000 अलग अलग चीजें कर ली, हर दिन हम कुछ नया नया करते रहते हैं, तो उसकी एक अलग कमाई होती है। लेकिन एक ही चीज 10,000 बार कर लें, वो कौन करेगा जिसको पता है कि अल्टीमेटली ये सारी टेक्निक्स हो क्यों रही हैं। एक किक को कोई 10,000 बार क्यों प्रैक्टिस करेगा? क्योंकि उसको ये समझ आ गया है कि मेरी किक पावरफुल होगी ना तो ओपोनेंट हार जाएगा। तो इसीलिए उसका जो मेथड, उसकी जो प्रैक्टिस है, उसका जो सोचना है, उसका जो रूटीन है, सब बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। तो लक्ष्य पता होने से बहुत सारी, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, मेहनत नहीं एक हो सकती है। जहाँ पे लक्ष्य क्लियर है तो वहां पे हर चीज सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल एफर्ट। पढ़ाई बहुत सिंपल है। पूरी पढ़ाई हम कर क्यों रहे हैं, आज क्या करना है, कल क्या करना है, ये सब मैटर नहीं करता है। जो टेक्निक है, जो काम कर रही है उस एम को उसके नजदीक लाने के लिए, वो उस टेक्निक को करता रहेगा निरंतर, उसमें उसमें बिजी रहेगा ना। तो जो ये कर लेता है, फिर उस ये दिखाता है कि ही इज क्वाइट क्लियर कि हम ये कर क्यों रहे हैं ना, इफ एम इज क्लियर। मगर मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट लाइफ में, हमारे यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी है जिनके लिए टेक्निक ही एम है, टेक्निक ही एक लक्ष्य है। और आज वो सुबह उठ गए, आज मधुबन चले गए, वहां जाके रोटी बना ली तो हो गया, हमारा भाग्य जो है प्राप्त हो गया, दैट इज इट। सो सेवा कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, तो इट्स लाइक उसमें फिर मेहनत भी बहुत है, उसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट वेस्ट नहीं है। बट हाँ, यू सी द डिफरेंस। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम, पूरी पढ़ाई का व्हाट इज द एम, क्या समझा है आपने? या एंड अगेन, इसमें अगेन वही हमारा जो प्रीवियस पॉइंट है जो हम एम्फोसाइज करते हैं, गोल्स वर्सेस प्रोसेस ना, सिस्टम। तो जिसको एम नहीं क्लियर है वो गोल सेटिंग करेगा ना, आज ये कर लिया, 10 मिनट ये कर लिया, आज मुरली सुन ली, सेंटर पे जाके सुन ली, फिर उसके बाद आज ये वाली सेवा कर ली, फिर वहां जाके एक वाणी की सेवा कर ली, फिर 10 मिनट मनसा सेवा, वो गोल्स टिक टिक करेगा। हम्म? और जिसको एम समझ आ गया है उसका वो काम में लग चुका है ना, जहाँ पे एम क्लियर है वो काम में लग चुका है, इज नॉट फिगरिंग आउट कि करना क्या है। उसको समझ आ गया है करना क्या है, और वो उसका उसने सिस्टम बना लिया एंड ही इज फॉलोइंग इट। सो
यहाँ तक जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो फिर यहाँ से बात शुरू है, फिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, फिर मुरली का जो डेप्थ है, अंडरस्टैंडिंग है डेली की पढ़ाई, यहाँ पर पहुंचने के बाद इट विल रियली स्टार्ट, असली काम जो है वो असली में शुरू होगा। असली काम जो है ना, कि जो ये फाइटर है वो अच्छा फाइटर बने, तो वो ये तब होगा जब एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार हो रही है, तो यहाँ से फिर मेन थिंग विल स्टार्ट। अदरवाइज देन, जो बाबा ने कहा ना कि जो योगी बच्चे हैं, उन किसको माया तंग नहीं कर सकती। क्या बताया बाबा ने, माया किसको तंग नहीं करती है? ये तो क्लियर है कि माया सबके पास आती है ना, माया सबके पास आती है, तंग किसको नहीं करती है? जो पूरा योग में रहते हैं योगी को, जो सच्चे योगी हैं, पक्के योगी हैं, कंटिन्यूअस रिमेम्बरिंग बाबा। सब क्लोज है, देर इज नो रॉन्ग आंसर, बट व्हाट वाज बाबाज आंसर? योगी तू आत्मा को, पक्के योगी को, बट उसका वो करते क्या है? पक्के योगी, योगी तू आत्मा करते क्या है? नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए ये सब्जेक्ट, कि माया तंग किसको नहीं करेगी। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, ये सब तो रिजल्ट है, कैसे बनाया है रिजल्ट? टू बी व्हाट वी रियली आर। हाँ, किसी ने भेजा है ना मुरली का भी पैसेज। तो जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, इसका मतलब क्या है? पक्के योगी हैं, इसको माया तंग नहीं करेगी। हम कैसे समझे कि पक्का योगी कौन है? आंसर अभी सबके सामने है ना, सब पैसेज किसी ने भेजा है, उसमें एक आंसर है कि माया किसको तंग नहीं करेगी। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया है, क्या करके शीतल बनाया है, क्या करके पक्के योगी बने हैं? दीज आर नॉट जस्ट वर्ड्स ना, योग बल, पक्के योगी, कर्मेंद्रियों को शीतल, कैसे किया है उसमें आंसर है ना। आंसर, आंसर आई आई फील हाउ आई इंटरप्रेट इट, कि जो योग में रहने की ही मेहनत करते हैं, उनको माया कभी भी तंग नहीं कर सकती है। वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर ना। जो योग में रहने की ही मेहनत करते हैं, उनको माया तंग नहीं कर सकती है। और ऐसों को कहा जाता है पक्के योगी, ऐसों को कहा जाता है सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल बनाते हैं ना। इट्स राइट देयर, इट्स सबके सामने है। तो माया तंग नहीं करेगी जिसका जिसका योग में रहने की ही वो मेहनत करता है। तो एक ही चीज है, उस एक चीज में ही वो पूरे टाइम प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे कहा ना, एक किक को वो 10,000 बार प्रैक्टिस कर रहा है। तो पूरा जो पुरुषार्थ है वो एक चीज है, कि याद, है ना, याद की यात्रा जो है निरंतर रहे, योग टूटे नहीं, उसी की वो पूरे टाइम प्रैक्टिस कर रहा है। माया उसको तंग नहीं कर सकती है, आती सबके पास है, उसको तंग नहीं कर सकती है। जो एक ही केक को 10,000 बार कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है ना फिर। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एम क्या है? एम क्या है पुरुषार्थ का? पूरी पढ़ाई का एम क्या है? आत्मा की जागृति एम है। और क्या क्या एम है? हाँ, कर्मातीत अवस्था, फ्री होना एम है। हाँ, और ये सब कुछ क्या इम्प्लाई करता है? सत्य स्वरूप, फ्रीडम, ओरिजिनल स्टेट। तो ट्रुथ पता चले, ये तो एम नहीं है। ट्रुथ पता सबको चल गया है। एम, एम क्या है? याद में रहना एम है। एम भी याद में रहना नहीं है। याद में रहने का, याद में रहना एक प्रोसेस है जो एम तक लेके जाता है। एम, एम जैसे सबने कहा ना, कि ओरिजिनल स्टेट में वापस आना वो एम है। आत्मा की जो ओरिजिनल पोजीशन है, उसमें आना वो एम है ना। ट्रुथ पता चलना या याद में रहना एम नहीं है, वो प्रोसेस है। और ट्रुथ पता चलना वो तो फर्स्ट स्टेप है।
तो आत्मा की ओरिजिनल स्टेट ये है। एक जो ये रियल आई है, ये ही जगा हुआ है, यही राजा है। वन किंग, एक ही मुखिया है। और अभी की जो करंट पोजीशन है वो ऐसी है। वो हम जानते हैं ना कैसी है। उसमें बहुत सारे यहाँ पे आई हैं। धन से, लोगों से, तो बहुत सारा अंदर में चीजें हैं। घर से, भाषा से, भाषा, बहुत सारी चीजें। तो एम इज ये स्टेट में लेकर आना, है ना। इसके बाद जो ड्रामा की जो रियलिटीज हैं, कि फिर ही आत्मा घर जा सकती है, इसी सब घर जाना है, फिर वापस आना है, तो ये दिस इज द, ये स्टेट में वापस लाना, ये एम है। इस एम के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं ना। और या ये सारी जो आइडेंटिटीज हैं ये विकर्म है ना, यही सब पाप हैं। तो ये ही इनको विनाश करना है। और इसका विनाश सिर्फ हो सकता है याद से, याद से, योग बल से, जो भी हम बोले, अशरीरी स्थिति। याद, योग बल, अशरीरी स्थिति, विदेही, ये सब सेम ही चीजों के नाम हैं। अशरीरी मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं, योग बल अर्थात कि यहाँ पे कोई अंदर में कोई आइडेंटिटी जो है वो खींच नहीं रही है। याद मतलब ये, इसके लिए ये सब है, ये प्रैक्टिस है। अब इसको करना कैसे है? प्रैक्टिस नहीं, ये एक तरीके से ये सारी जो चीज है, अशरीरी, विदेही, है ना, ये सारी चीजें जो है, ये एक तरीके से इस ओरिजिनल स्टेट में वापस लाने का जरिया है। और यहाँ पे सारा काम लेना है बुद्धि से। तो बुद्धि को ये चीजें करनी है, याद, ना, योग का बल लाना, अशरीरी, ये सब कुछ बुद्धि को करना है। बुद्धि से काम लेना है ये सारी चीजों में। और बुद्धि से काम लेने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं। बुद्धि की सफाई के लिए बुद्धि रूपी जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसको याद करना है, जिसको विकर्मों का विनाश करना है ना, जिसको आत्मा को अशरीरी करना है, तो ये इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। तो इसको साफ करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। कि 5 स्वरूपों का अभ्यास है, पूरे टाइम ड्रामा को बाबा की तरह ही देखना, जैसे बाबा को दिख रहा है। तो अलग अलग तरीके के अभ्यास हैं। स्वमान में रहना, बुद्धि जो है वो ड्रामा के आधार पर कोई मान नहीं ले रही है, लेकिन सिर्फ स्वमान में है। तो अलग अलग तरीके के फिर टेक्निक्स हैं, जिसको हम कहें कि अलग अलग हमारे पास फिर वो तलवारें हैं, जिसको हम जितना शार्प कर रहे हैं ना, तो वो स्ट्रांग हो रही है। अभी हर तलवार, हर दिन हम कुछ 10 मिनट करते हैं, कुछ और 10 मिनट करते हैं, कुछ कुछ अलग अलग करते रहते हैं। तो एक भी जो तलवार है ना, वो स्ट्रांग नहीं हो रही है। एक भी तलवार शार्प नहीं हो रही है कि दुश्मन को खत्म कर सके। सब कुछ थोड़ी थोड़ी। तो वो ही होता है आम पुरुषार्थ, है ना। बाकी जो क्यों ऐसा है कि 8 ही पास हो रहे हैं, स्कॉलरशिप इतने कम को मिल रही है पढ़ाई में, देर इज अ रीजन। रीजन इज हाउ क्लीन इंटेलेक्ट इज। क्योंकि इंटेलेक्ट को ही याद करना है, उसको ही योग बल जमा करना है, उसको ही अशरीरी का एक्सपीरियंस उसके थ्रू हो सकता है, उसकी सफाई के थ्रू। तो बुद्धि की समझ क्या है, इंटरप्रिटेशन वो क्या कर रही है ज्ञान का, मुरली का, वो सारी बात उस पे आ जाती है ना। क्या समझ रही है, क्या एम है, क्या समझ रही है कि पुरुषार्थ क्या है, यहाँ से सारा हो जाता है। सो अब जिसको एम क्लियर है, तो वो फिर अपना, उसका उसके लिए बहुत सिंपल है कि करना क्या है। तो वो कोई भी एक जो टेक्निक है उसको मास्टर करेगा, बार बार उस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। तो हम कभी बोलते हैं गुण को इमर्ज करना, शक्तियों को इमर्ज करना, ये सब अलग अलग टेक्निक्स हैं, ये अलग अलग शब्द हैं सेम चीज को करने के। संतुष्ट रहना, क्वेश्चन नहीं करना, सब डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि सेम ही चीज इम्प्लाई कर रहे हैं कि ना, इस स्टेट में वापस आना। तो कोई भी चीज करें लेकिन उसको ही करें। बहुत तरीके के प्रैक्टिस हैं, लेकिन कोई भी प्रैक्टिस करें
ऐसा नहीं कि समझ में सब आ रहा है बट करने में कुछ नहीं है। एक भी अगर चीज हमको समझ में आ रही है तो फिर उसको हम पूरा करें। अगर हमको ये समझ आया है कि सिर्फ संतुष्ट रहना है, ये समझ आया है कि सिर्फ दुआएं देनी है, तो देन डू इट। ना एक चीज जो समझ में आए उसको फिर पूरा पूरा करें, और उसको फिर इतनी बार करें कि देन यू 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 बिकम मास्टर इन दैट। तो जो भी आपको तरीका समझ आए उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो वो फिर उससे फिर माया उसको तंग नहीं करेगी। माया जिसकी बुद्धि खाली है, एम नहीं समझ आया है, कभी ये कभी वो ना फ्लफी, तो उसको फिर बहुत तंग करने के उसके पास चांसेस हैं, क्योंकि उसका एक भी वेपन स्ट्रांग नहीं है। तो लेकिन जिसको समझ में आ गया एम क्या है, वो अपना एक सिस्टम उसका है, और वो उस सिस्टम को रिफाइन करता जाएगा, उसमें बिजी रहेगा, तो उसको तंग नहीं कर सकती है माया। कोई व्यक्ति है, वो एक ही टेक्निक को इतनी बार प्रैक्टिस कर रहा है, ही हैज नो टाइम। उसके पास वही टाइम है, वो खाना खाएगा, पानी पिएगा, फिर वो चला जाएगा वही किक को प्रैक्टिस करेगा। तो अब इन सब के लिए, जैसे कहा कि ये बुद्धि, ना, बुद्धि से सारा काम लेना है, बुद्धि की सारी पढ़ाई है, सब कुछ। सो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति कौन सी है? एक शक्ति है जो ना, बुद्धि में हो, एक पावर हो आत्मा के पास। सो उससे सब कुछ फिर स्टार्ट होता है ना। एक एक शक्ति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे पूरी सक्सेस की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो गई ना। वन वन पावर। कौन सी पावर है? रियलाइजेशन, ऑब्जर्वर, डिसीजन, निर्णय करने की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, विड्रॉ। नाइस। एक ही शक्ति है जिससे जिससे सफलता है, सक्सेस है। अम, बाकी सब कुछ उसके बाद आता है। परिवर्तन उसके बाद होगा, विड्रॉ उसके बाद होगा। लेकिन फर्स्ट शक्ति एंड मेन शक्ति, फाउंडेशन है ना। ये फाउंडेशन की फाउंडेशन पावर क्या है? शक्ति। पूरा ये शक्ति जो है ये आपका धरनी है। इस शक्ति से पूरा डिपेंड करता है कि हाउ सक्सेसफुल यू विल बी। ये जो एम है ना, इसमें हाउ सक्सेसफुल यू विल बी, ये जो एम हमने बनाया कि आत्मा की ओरिजिनल स्टेट, पूरा सक्सेस डिपेंड्स ऑन वन पावर। जितना ये शक्ति है उतनी प्योरिटी की पावर होगी, उतनी दृढ़ता की शक्ति होगी, उतनी ही टॉलरेंस की पावर होगी। लेकिन फाउंडेशन पावर, इस पे ये पूरा एम का सक्सेस डिपेंड करता है। ट्रुथ को समझना, विल पावर। विल पावर, सत्य पे निश्चय, महसूसता। या सो एक फाउंडेशन पावर जिसपे ये एम का पूरा सक्सेस डिपेंड्स ऑन दैट पावर। सो दैट पावर इज परखने की शक्ति। परखने की शक्ति, क्लैरिटी। क्या परखना है? एक तरफ ये दुनिया है, एक तरफ असली दुनिया है, एक तरफ ये वर्थ नॉट अ पेनी, वर्थ नॉट अ पेनी दुनिया है, और उसके बीच में ये लाइन है। तो सभी के अंदर भीतर में लाइन है ना, साइकोलॉजिकल लाइन है। यहाँ से ये स्टार आता है, आयता है, और ये दुनिया में, अपनी असली दुनिया में वापस जाता है। जितना हम ये परख, जितना ये जितना ये डिस्क्रिमिनेशन है बुद्धि में, ये परख है,
डिस्क्रिमिनेशन है, ये रियल वर्ल्ड है, बेस्ट वर्ल्ड है, ये कब्रिस्तान, वर्थ नॉट अ पेनी, होल होल पुरुषार्थ का, एम का सक्सेस डिपेंड्स ऑन दिस फाउंडेशन पावर। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये परख जितना स्पष्ट है, जितना ये परख जो है कि क्लियर है, उतना ही विल पावर होगी, उतना ही टॉलरेट कर पाएंगे माया के तूफानों को, उतना ही यहाँ की चेंजेस, यहाँ पे सब कुछ टॉलरेट होगा, समा पाएंगे इन बातों को, छोटा कर पाएंगे इन बातों को, वैल्यू कम देंगे, क्योंकि डिफरेंस, परख जो है बहुत ही क्लियर है, क्लैरिटी है, व्हाट इज व्हाट, कंप्लीट क्लैरिटी है व्हाट इज व्हाट, नॉट जस्ट थ्योरी, लेकिन बुद्धि में परखने की शक्ति है। सो इसी के साथ हम अम, एक एक मुरली का पैसेज, वैसे तो ये मुरली है, इसका हम देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं आज। और मुरली जो है ये 23/7 1969 की मुरली है। सफलता का आधार परखने की शक्ति। पूरा सफलता का आधार जो है परखने की शक्ति है। अम तो ऊपर बाबा ने बहुत सारे पैसेज हैं जिसमें बाबा ने बताया है परखने की शक्ति क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, यही मेन शक्ति है ना। इसी इसी से सब कुछ डिपेंड करता है, कितना आप सिचुएशंस में, परिस्थिति को कितना परख पा रहे हो, उसको कितना वैल्यू कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, कितना उससे हिल रहे हो। सबका फाउंडेशन, थॉट्स कितने चल रहे हैं, सब चीज का फाउंडेशन इज परखा कितना है, हाउ मच इट इज क्लियर टू यू, परखने की शक्ति। तो हम ये पैसेज पढ़ेंगे जिसमें बाबा कहते हैं परखने की शक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ क्या है। परखने की शक्ति को बढ़ाने का पुरुषार्थ क्या है, ये वाला पैसेज हम यहाँ से पढ़ेंगे, हमारे लिए यहाँ से मेन पॉइंट है। उसके ऊपर जितना भी है वो अपना सब सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं दिल की सफाई भी से भी इस बात में बुद्धि की सफाई ज्यादा चाहिए ना। दिल साफ होता है, दिल साफ होना कोई बहुत ही अच्छा दिल है, साफ दिल है, सबके लिए करेगा ना, दिल में सबको माफ कर देता है, बहुत बातें पकड़ के नहीं रखता है। तो दिल की सफाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिल दिल की सफाई से हम बाबा को भी अपना बना लेते हैं, साहिब को राजी कर लेते हैं। लेकिन राजी करना, मना लेना, दिल साफ है किसी के लिए, बहुत बुरा नहीं सोचता है, पकड़ता नहीं है, वो ठीक है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए, क्योंकि जो मेन काम है ना यहाँ पे, जो ये योग है, ये दिल का योग नहीं है, ये बुद्धि का योग है। सो बुद्धि मतलब ये जो हमारी रैशनैलिटी है, रेडिकली समझ में आना बात को, एक स्पष्ट आपको तर्क समझ आ रहा है, तो आत्मा जागृत है। एक डिफरेंट लेवल्स हैं, दिल की सफाई, बुद्धि की सफाई, डिफरेंट लेवल्स हैं। हमारा जो पूरा पुरुषार्थ करने के लिए जो हमारा यंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो सिर्फ बुद्धि है। बुद्धि जितनी साफ है ना, तो यथार्थ रीति से दिल मन सब उतना साफ है। तो इतना डिटेल्स का में जाने की बात नहीं होती है, दिल क्या है, मन क्या है, वो क्या है, ये क्या है, चित्त क्या है। मेन थिंग इज बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि में ये सब स्पष्ट बात बैठ रही है ना, तो उतना ही रियलाइजेशन है, उतना ही विल पावर है, उतनी ही शक्ति है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो पूरे चीज में, हाँ, गाड़ी का जो इंजन है वो कितना पावरफुल है, फिर गाड़ी का कलर कैसा है, दिखती कितनी अच्छी है, अंदर में कितना अच्छा दिखता है, वो सब कुछ काम में नहीं आएगा अगर इंजन ही उसका वीक है। सो दिस इज द होल जर्नी, ये सब डिपेंड करता है बुद्धि पर। हर दिन बाबा की पहली लाइन होती है कि बाबा समझाने आए हैं। समझा किसको रहे हैं, समझता कौन है, इधर समझ बिठाई जाती है। और लास्ट लाइन होती है समझा। सो ये यहीं पर बात आती है कि बीइंग गुड या बीइंग राइट। तो परखने की शक्ति बढ़ाने का क्या पुरुषार्थ है,
दिल की सफाई से भी इस बात में बुद्धि की सफाई जास्ती चाहिए। संकल्प की जो शक्ति है उनको ब्रेक लगाने की पावर हो। मन का संकल्प या बुद्धि की जजमेंट जो भी होती है, तो मन और बुद्धि दोनों को एक एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। ये दोनों ही शक्तियों की बहुत जरूरत है। तो जितना आपके पास ये जजमेंट क्लियर होगा कि किस चीज की वैल्यू है किसकी नहीं है, यू आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट, डिसर्न, परख पा रहे हैं, जज कर पा रहे हैं। और जज छोटी छोटी चीजों को नहीं, बट द होल मैप, जो पूरा बड़ी तस्वीर है ना, कि हमारा घर है और ये ड्रामा है। तो ये जितना क्लियर है, फिर मोड़ना, फिर नो बात को मोड़ लेना, अपने थॉट्स को चेंज कर लेना, ट्रांसफॉर्म कर लेना, सब कुछ फिर आ जाती है शक्ति। इसी को ही याद की शक्ति या अव्यक्त स्थिति कहा जाता है। इसी को ही याद की स्थिति या अव्यक्त स्थिति कहा जाता है। इसको कहा जाता है अव्यक्त स्थिति, याद की स्थिति। ये जो हमने क्लियर पिक्चर बनाई ना, ये जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेट है, ये अव्यक्त स्टेट है। ये जो स्टेट है आत्मा की, इसको हम कर्मातीत या अव्यक्त स्थिति, ये कंप्लीट अलौकिक स्थिति है, जिसमें अंदर में कोई ये सब नहीं है ना। ये सब नहीं है, यही है अव्यक्त स्थिति, अलौकिक स्थिति। तो परखने की शक्ति जहां पर है, तो इसके आधार पर फिर आई नहीं होगा। इसके आधार पे आइडेंटिटीज जो है वो क्रश होती रहेंगी, खत्म होती रहेंगी, विकर्म का विनाश होता रहेगा। यही अव्यक्त स्थिति है, अलौकिक स्थिति है। ये टूट रहा है, इसका महत्व बढ़ रहा है, ये इसी ओरिजिनल स्थिति में वापस आ रहे हैं, इसके नशे में रहते हैं ना। घर के नशे में रहते हैं, अपना जो ट्रुथ है उसके नशे में रहते हैं, ना कि यहाँ के जो देह भान के नशे हैं इसमें है। यही अव्यक्त स्थिति है। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे, बाबा कहते हैं इसको ही अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। याद की शक्ति या अव्यक्त शक्ति कहा जाता है, ये पावर को, परखने की पावर को अव्यक्त शक्ति या याद की शक्ति कहा जाता है। स्थिति बोला था पहले, स्थिति नहीं, जो ये शक्ति है, परखने की शक्ति, इसी को कहा जाता है अव्यक्त शक्ति। ये ही सबसे बड़ा मैजिकल है ना, व्यक्त शक्ति नहीं है, ये अव्यक्त शक्ति है। ये जो बुद्धि से हम पूरी चीज देख पा रहे हैं। अगर ब्रेक ना दे सकेंगे तो भी ठीक नहीं है, अगर टर्न नहीं कर सकेंगे तो भी ठीक नहीं है ना। तो ब्रेक देने के बाद ही टर्न होगा ना। अगर ब्रेक ही नहीं लग रहा है तो टर्न कैसे होगा? पहले ब्रेक लगेगा, उसके बाद आप सेट करेंगे पोजीशन, देन यू विल टर्न। तो बाबा कहते हैं कि तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति होगी, तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं गवाएंगे। एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितना जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। तो जितना बुद्धि की शक्ति जो है वो जमा हो रही है, ये अव्यक्त शक्ति यूज कर रहे हैं परखने की शक्ति, तो फिर बाबा कहते हैं कि ये सब बढ़ता जाएगा। परखने की शक्ति और बढ़ेगी, निर्णय करने की शक्ति और बढ़ेगी। ये भी अभ्यास भट्टी में करना चाहिए। तो अपने मन और बुद्धि को कहाँ तक ब्रेक लगा सकते हो और मोड़ सकते हो, अपने को चेक करना चाहिए। कोई बात में एक्सीडेंट होने के भी यही दो कारण हैं। बाबा कहते हैं किसी भी बात में एक्सीडेंट होने का भी यही कारण है ना। जैसे हद में कोई एक्सीडेंट होता है, उसका यही कारण होता है कि या तो ब्रेक नहीं लगाया, या तो ना गलत जगह मोड़ लिया, या मोड़ नहीं पाए, है ना, सामने कुछ है उसको टर्न नहीं कर पाए, तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं एक्सीडेंट होने का भी यही दो कारण है, कि बुद्धि का ब्रेक नहीं लग रहा है और मोड़ नहीं पा रहे हैं। एक्सीडेंट यहाँ पे कहा जाता है किसी भी बात में फंसे तो, है ना, आत्मा किसी भी बात में फंस रही है, एक्सीडेंट है। तो बहुत कुछ सुना होगा, बाबा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं कि बहुत सुनते हो तो बिंदु स्वरूप में रहना मुश्किल हो जाता है, पर ऐसा तो नहीं है ना।
परंतु बिंदु रूप में स्थित रहने की कमी का कारण यही है। बिंदु रूप में जो स्थित रहने की जो कमी है, उसका कारण है कि पहला पार्ट ही कच्चा है। कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करें। आत्मा ड्रामा में है, बॉडी में है, लेकिन अगर उसकी कोई आइडेंटिटीज नहीं है, ओरिजिनल पोजीशन में है, तो वो अशरीरी रहती है। तो ओरिजिनल स्टेट में आत्मा के पास शरीर है या नहीं है, वो रहती अशरीरी है, बॉडीलेस ही होगी वो। बॉडी में रह के बॉडीलेस होगी अगर आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेट में है, विच इज जीरो आइडेंटिटीज ना। जीरो यहाँ पे ये शैडोज। लेकिन कई जो बॉडी भी छोड़ देते हैं, यहाँ कलयुग में तो आत्माएं बॉडी छोड़कर भी भटकती हैं। क्यों भटकती हैं? क्योंकि बॉडी तो छूट गई है लेकिन आइडेंटिटीज नहीं छूटी हैं। तो बॉडी है, फिर अशरीरी कैसे बने? या बॉडी नहीं है तभी अशरीरी है, ऐसा नहीं होता है। बॉडी से बात नहीं है ये। इट इज अबाउट हाउ मच यू आर होल्डिंग ऑन। ड्रामा की कितनी चीजों को पकड़ा हुआ है, तो वो अशरीरी होने नहीं देता है। आत्माएं शरीर छोड़ भी देती हैं, 10-10 साल भी भटकती हैं ना। तो क्यों भटकती हैं? क्योंकि बहुत सारा ड्रामा से पकड़ रखा है। ऐसा नहीं होता है कि मिरेकल नहीं हो जाता है, शरीर छोड़ दिया तो बॉडी लेस हो गए, मिरेकल नहीं होता है कहीं पे। चीजें पकड़ी हुई हैं तो शरीर छूट भी जाएगा, अशरीरी का एक्सपीरियंस नहीं होगा, पूरा बोझ फील होता रहेगा। इसीलिए वो दूसरे की बॉडी ले ले करके कितना कुछ करना चाहते हैं ना, वो बोझ कराता है। तो अब बाबा कहते हैं कि जहाँ पे पहला पार्ट ही कच्चा हो जाता है, तो कच्चा रहता है, तो कर्म करते हुए अपने को अशरीरी आत्मा महसूस करे। ये है पहला पार्ट को पक्का करना। ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होके कर्तव्य में आना, ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। प्रैक्टिकल में जितना डिटैचमेंट का एक्सपीरियंस होगा, बॉडी से, सीन से, पार्ट से, जो रोल चल रहा है उससे, ना, जितना प्रैक्टिकल में डिटैचमेंट का एक्सपीरियंस होगा, तो वही अव्यक्त शक्ति बढ़ाएगा, वही अव्यक्त स्थिति बढ़ाएगा, वही बुद्धि की क्लीनिंग करेगा। तो यही बाबा कह रहे हैं, यही एक प्रैक्टिस है। यही मेन चीज है। सारी प्रैक्टिसेस इसी चीज के लिए हैं, डिटैचमेंट के लिए, न्यारेपन के लिए सारी प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिकल रूप में कितना डिटैच्ड है, तो वो ही प्रैक्टिस चल रही है ना। लेकिन 10 तरीके की प्रैक्टिस है, लेकिन जो मेन प्रैक्टिस कर क्यों रहे हैं वो ही नहीं क्लियर है, और वो डिटैचमेंट नहीं है। तो फिर सारा दिन कुछ भी हो रहा है, बट फोकस से नहीं हो रहा है। रिजल्ट्स भी फिर वैसे ही होते हैं ना। फोकस्ड माइंड, फिर रिजल्ट भी वैसे हैं। स्कैटर्ड माइंड, रिजल्ट भी अलग है फिर। तो ये सारे दिन में बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिकल में न्यारा होकर कर्तव्य में आना, ये जितना जितना अनुभव करेंगे उतना ही बुद्धि रूप, बिंदु रूप में स्थित होते जाएंगे। परंतु ये अटेंशन कम रहता है। आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो। अगर लक्ष्य है तो यही है बात कि लोग स्थूल चीजों के लिए समय निकाल लेते हैं। स्थूल अपना जो उनका आर्ट होती है, क्राफ्ट होता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई चेस खेलता है, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें तो वो स्थूल रूप से टाइम निकालना पड़ेगा, तभी वो चीज, आपका जो क्राफ्ट है वो अच्छा बनेगा, है ना, उसमें मास्टरी होगी। यहाँ तो अलग से टाइम निकालने की बात नहीं है। बाबा कहते हैं डिफिकल्ट नहीं है, बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं कि अलग से अभी टाइम निकालो। ये तो सब कुछ चलते हुए, सब कुछ करते हुए, कुछ भी छोड़ो नहीं, लेकिन यहाँ सिर्फ बुद्धि से काम लेना है, तो इसके लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको बाबा कहते हैं कि विशेष यही अम, हाँ, आप कहेंगे समय नहीं मिलता है, लेकिन समय तो निकाल सकते हो अगर लक्ष्य है। तो जैसे कोई विशेष काम पर जाता है, तो उसके लिए आप खास ख्याल रखकर भी समय निकाल लेते हो ना। तो यही काम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है, उसमें ये विशेष काम है। तो यही बाबा कह रहे हैं, लक्ष्य है किसी का, तो जहां पर लक्ष्य है, तो फिर दे हैव अ क्लियर एम ऑब्जेक्टिव, तो वो स्पेशली टाइम निकाल लेंगे।
और लक्ष्य भी, जैसे कहा ना कि मेन थिंग इज एम क्लियर हो। एम क्लियर होने के लिए भी क्या चाहिए? परखने की शक्ति ना, सब कुछ क्लैरिटी पे आ जाता है ना, सब कुछ बुद्धि की क्लैरिटी पे आ जाता है। और क्लैरिटी सिर्फ इतना नहीं है पता होना, लेकिन रियली में परख पाना। परखने के लिए हम वो दिखाते हैं ना, आई थिंक परखने की शक्ति में दिखाते हैं वो तराजू। हाँ, परखा जाता है, या डायमंड दिखाते हैं उसमें कि वो जौहरी जो है वो परख लेता है। तो परखने की चीज में आपको कुछ कंपैरिजन चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए। कंपैरिजन नहीं, कॉन्ट्रास्ट चाहिए। हाँ, यही काम का थोड़ा समय जो रहा हुआ है उसमें ये विशेष काम है। विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है। अगर इसको विशेष काम कोई समझता है कि ये ओरिजिनल स्टेट में आना, ये कोई विशेष काम है, ये मेन काम है हमारा, तो वो बीच बीच में समय निकाल सकता है। बात आ जाती है ना प्रायोरिटी की। तो जैसे समझ होती है उस हिसाब से प्रायोरिटी होती है ना। समझ किस पे डिपेंड करती है? वही परखने पर। परखने में क्या कॉन्ट्रास्ट? तो कोई जिसके अंदर परखने की शक्ति नहीं है उसको हम डायमंड्स दे दें और उससे भी ज्यादा चमकते हुए स्टोन्स दे दें, तो उसके लिए उसकी समझ क्या है कि जो चीज ज्यादा चमकती है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो उस प्रोसेस में डायमंड्स भी परख नहीं पाएगा कि ये डायमंड्स हैं, है ना। तो उसकी वजह से उसने, उसका जो डिसीजन है वो चेंज हो जाएगा। वो डायमंड को सेलेक्ट करने की जगह पे पत्थर के लेके जा सकता है, क्योंकि समझ नहीं है। समझ क्यों नहीं है? क्योंकि उसको परख नहीं है, हाँ, कि रियल चीज है क्या। तो परखने की शक्ति मतलब रियल क्या है, तो उस हिसाब से समझ होगी, उस हिसाब से प्रायोरिटी होगी, उस हिसाब से एम होगा, उस हिसाब से टाइम निकलेगा, हाँ, उस हिसाब से माइंड इंटेलेक्ट बिजी रहेंगे। पहली ही चीज गड़बड़ है तो वो सारा जो नीचे नीचे की चेन है पूरी फिर वो वैसे ही जाएगी। पहली चीज सही है, उसको पता है कि रियल क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है ना? किस चीज की वैल्यू है, किस चीज की नहीं है। फिर ये पहली चीज क्लियर है, हाँ, तो पूरे सक्सेस के जो पूरा जो फ्लो चार्ट है वो सही से फ्लो होगा। प्रायोरिटी भी सही चीज की होगी, उसके थॉट्स भी सही जगह लगेंगे, सब कुछ सही सही सही। तो बाबा कहते हैं कि विशेष काम समझकर बीच बीच में समय निकालो तो निकल सकता है, परंतु अभ्यास नहीं है, इसलिए सोचते ही सोचते समय हाथों से चला जा रहा है ना। इसीलिए सोचते रहते हैं कि बहुत कम टाइम है, बहुत पुरुषार्थ करना है, सोचते रहते हैं, लेकिन मेन उसका झोल यही है ना कि वहां पे ऊपर परखने की शक्ति कि रियल क्या है, क्या रियल नहीं है। इसी के लिए फिर डेली मुरली होती है, क्योंकि वो जो परखने की शक्ति है वो ज्ञान से बाबा उसको बिठाते हैं बुद्धि में, ना वैल्यू कराते हैं। तो आप ध्यान रखो, तो जैसी जैसी परिस्थिति उसी प्रमाण अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। इस अभ्यास में तो सभी बच्चे हैं। वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में बिंदु रूप में स्थित होना कोई मुश्किल बात नहीं है, संकल्प ही नीचे लाता है। उस स्थिति से संकल्प ही नीचे लाता है। संकल्प को ब्रेक देने की पावर होगी तो ज्यादा समय अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे ना। बिंदु बिंदु रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति ना, डॉट पॉइंट, तो वही अव्यक्त स्थिति है। तो अपने को आत्मा समझ उस स्वरूप में स्थित होना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। जब स्वस्थिति में स्थित होंगे तो भी अपने जो गुण हैं वो तो अनुभव होंगे ही। जिस स्थान पर पहुंचा जाता है उसके गुण ना चाहते हुए भी अनुभव होते हैं। आप किसी शीतल स्थान पर जाएंगे तो ना चाहते हुए भी शीतलता का अनुभव होगा। तो जब आप बिंदु रूप की स्थिति में हैं, बाबा कहते हैं कि फिर जो उसके गुण हैं, जो उसके जितनी भी क्वालिटीज हैं, साइलेंस, स्टिलनेस ना, बेफिक्री, फीलिंग लकी ना, फीलिंग की बहुत गुडनेस की, पॉजिटिविटी की, वो सब तब फील होगी ही होगी, क्योंकि स्थिति वैसी है, स्थान वैसा है। आत्म अभिमानी ही, अर्थात
सॉरी, आत्मा अभिमानी अर्थात बाप की याद। ये बात समझ में आई? क्योंकि पूरे टाइम यही होता है ना, बाबा की याद, बाबा की याद, बाबा को याद करना है। आज भी बाबा ने कहा कि बाप आए हैं सबको वापस ले जाने, है ना, बाबा सबको ले जाएंगे वापस। फिर बाबा ने पूछा किसको, किसको ले जाएंगे वापस, है ना, एक वर्ड आया किसको। क्या आंसर था उसका? ना, क्या क्या आंसर था? हम्म, बहुत ही क्लियर किया ना बाबा ने कि बाबा सबको ले जाएंगे। किसको ले जाएंगे? आत्माओं को। तो वो जो किसको है ना, वो हु है। तो आत्मा अभिमानी अर्थात बाबा की याद। आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे। हाँ, कोई कोई ऐसे भी हो सकता है, कोई इतना भी होशियार हो। कोई तो होशियार नहीं, लेकिन माया बहुत होशियार होती है ना। माया कहेगी अरे मैं आत्मा हूँ करते रहे, लेकिन बाबा की तो याद है ही नहीं। तो बाबा बाबा करना है पूरे दिन। ऐसा है। अगर कोई ये प्रैक्टिस कर रहा है कि मैं पॉइंट हूँ, मैं सोल हूँ ना, मैं आत्मा हूँ, ड्रामा चल रहा है ना, आई एम अ पॉइंट, आई एम अ पॉइंट, मैं इससे अलग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, तो फिर वो बाबा को कैसे याद करे अब अलग से? सिर्फ ये प्रैक्टिस है कि आई एम अ सोल। तो बाबा को फिर कैसे याद करेंगे? क्योंकि बाबा को तो याद नहीं कर रहे हैं ना। दो सितारे चमक रहे हैं, उधर से किरणें आ रही हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं कि हम, आई एम अ पॉइंट, मैं सोल हूँ। तो ये फिर जरूरी है करना फिर कि मैं आत्मा बाबा की हूँ। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ, है ना, मुझ आत्मा का पिता बाबा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं कि मैं पॉइंट हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो बाबा की याद नहीं है ना फिर। है कि नहीं है बाबा की याद? क्योंकि बाबा बाबा नहीं सोच रहे हैं, बाबा बाबा नहीं कर रहे हैं, सेल्फ का कर रहे हैं कि सोल, मैं सोल। सोल को याद किया तो बाबा की याद है। सोल मीन्स गॉड लाइक ना। यहाँ पे जो हाईलाइट पॉइंट है वो है आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी मतलब सोल इज कॉन्शियस। आत्मिक स्वरूप, स्वरूप इज कॉन्शियस। स्वरूप इज द मेन पॉइंट यहाँ पे। आत्मिक स्वरूप में बाबा कहते हैं कि आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे, ये तो हो नहीं सकता है। आत्मिक स्वरूप जहाँ पे जगा हुआ है, सोल इज कॉन्शियस, तो वहां पे बाबा की याद नहीं रहे, ये हो नहीं सकता है। तो कोई चल रहा है चलते फिरते, जो नंबर वन स्टूडेंट है ना, नंबर वन स्टूडेंट, वो चलते चलते ये प्रैक्टिस करते थे मैं पॉइंट हूँ ना, पहाड़ी पर चल रहे हैं तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। दीवारें उन्होंने लिख डाली, दीवारों पे लिख डाला यशोदा आत्मा है, ये भी आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, डायरी भर डाली। उसमें उन्होंने बाबा बाबा नहीं करा, आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, पहला पाठ पक्का किया। तो फिर उनका हमेशा एक्सपीरियंस ये था कि मैं बाबा के साथ हूँ। यही यही और मतलब आम रूप से ये जो मेन बात है ना, ये मैक्सिमम मेजॉरिटी ना, मेजॉरिटी मतलब 70%, 60% नहीं, मेजॉरिटी मतलब 90 या 90 या 95% को ये नहीं ग्रास्प हो पाता है। ये पॉइंट ना पकड़ में नहीं आता है कि आत्मिक स्वरूप में बाबा की याद नहीं रहे तो ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि जैसे बाप दादा दोनों अलग अलग नहीं है, वैसे आत्मिक निश्चय बुद्धि से बाप की याद भी अलग नहीं हो सकती है ना। जहाँ पे आत्मिक निश्चय बुद्धि है कि मैं आत्मा हूं, इस पे बुद्धि में निश्चय हो रहा है,
तो वहां पे बाबा की याद अलग नहीं हो सकती है। तो कई बार पूछते हैं ना, हम सर्जरी कर रहे हैं, कोई पूछता है कि अगर हम सर्जरी कर रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं तो कैसे बाबा की याद करें, तो बाबा को यहाँ बैठा लें, है ना, कैसे कैसे याद करेंगे अगर अगर ना गाड़ी चला रहे हैं, हम्म, या कोई मीटिंग चल रही है, हाँ, या सर्जरी कर रहे हैं, तो बाबा की याद कैसे होगी वहां पे। ना रिक्शे रिक्शे में जा रहे हैं तो कैसे बाबा की याद कैसे होगी। हाँ, बाबा से कंबाइंड आत्मा हूँ, बाबा से कंबाइंड भी नहीं होती है आत्मा, दो अलग अलग आत्माएं हैं, है ना। तो जहाँ पे आत्मा कॉन्शियस है, तो वो उसको बाबा के संग का ही एक्सपीरियंस होगा। सतयुग में सब पारसमणि है, सब जगे हुए हैं, तो वहां पे बाबा का कोई, बाबा के साथ कंबाइंड है ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। आत्मा की ट्रुथ की स्टेज क्या है, कि आत्मा कॉन्शियस है, ये ट्रुथ है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये ट्रुथ है ना। हाँ, मैं आत्मा हूँ, ये निश्चय कन्वर्ट होता है बाबा की रिमेम्बरेंस में। सो यहाँ पे बाबा कहते हैं, जैसे बाप और दादा अलग नहीं है, भले हम अभी बाबा बोल रहे हैं, बाबा सोच रहे हैं, लेकिन बाप दादा कंबाइंड है। बाप दादा कंबाइंड है मतलब एक सोल, बाप दादा कंबाइंड है का मतलब, अभी हम इसको भी put करते हैं ना, बाप दादा कंबाइंड है मतलब क्या है, दो पॉइंट्स जुड़ गए हैं, ऐसा है कंबाइंड का मतलब। क्या होता है कंबाइंड, जैसे बाप दादा दोनों अलग नहीं हो सकते, इसका क्या मतलब है, बाप दादा दोनों अलग नहीं हो सकते। दोनों की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम लेवल पर है, सेम स्टेट है, सेम थॉट्स हैं। बाप दादा कम बाप दादा अलग नहीं हो सकते मतलब दोनों इक्वल हैं। तो क्योंकि जो जो ब्रह्मा की जो ब्रह्मा के जो मास्टर थी, आत्मा जो मास्टर है ब्रह्मा की, वो परमातीत हो गई, सारी आइडेंटिटीज टूट गई, तो वो दोनों अलग नहीं हो सकते, क्योंकि पूरा इक्वल हो गए। और इक्वल हर सोल है, लेकिन एक्सपीरियंस कहाँ है। एक होता है ना कि हम बस ये स्टेटमेंट्स बोलना नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस इक्वल हो गए मतलब, जैसे बाबा के मन की जो पिक्चर है जिसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसे ही उस आत्मा की रियल पिक्चर तैयार हो गई कि कोई अंदर में आइडेंटिटी नहीं है। हम्म? तो ये आत्मा के अंदर से भी अगर सब कुछ कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो वो और बाबा, ये आत्मा और बाबा भी कंबाइंड है, रियलिटी में कंबाइंड है। तो कंबाइंड का मतलब होता है इक्वल ना, बाबा और मैं कंबाइंड है मतलब इक्वल, सेम एक्सपीरियंस, सेम थॉट, सेम फीलिंग। कहने के अलग अलग शब्द होते हैं, और फिर वो शब्द अगर उसको अगर हम चेक ना करें ना कि हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि क्या एक सेकंड में अपने बिंदु रूप में स्थित नहीं कर सकते हो। अगर अभी सबको कहें कि ये ड्रिल करो तो कर सकते हो। बिंदु रूप में स्थित होने से एक तो क्या होगा, बाबा कहते हैं कि एक तो क्या होगा, बिंदु रूप में स्थित होते ही क्या होता है, सोल कॉन्शियस होते ही क्या होगा, जैसे ही आत्मा कॉन्शियस हो रही है, जैसे ही आत्मा जगती है, जैसे ही आत्मा आत्मिक स्वरूप, तो फिर क्या होता है। हाँ, ड्रामा जीरो है बट एक्सपीरियंस क्या। हाँ, ड्रामा जीरो होने की वजह से व्हाट इज द एक्सपीरियंस, डिटैचमेंट, है ना, लाइटनेस, डिटैचमेंट। तो बाबा क्या कहते हैं कि बिंदु रूप में स्थित होने से न्यारापन का अनुभव होगा, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का एक्सपीरियंस होगा। और जो आत्मा का वास्तविक गुण है उसका भी अनुभव होगा, क्योंकि अभी जो सारे जो गुण आत्मा के वास्तविक गुण हैं, वो किस एक एक्सपीरियंस से इमर्ज होते हैं, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट को ही दूसरे शब्दों में क्या कहा जाएगा,
कंप्लीटली सुरक्षित। कहीं पर भी अटैचमेंट है तो मुझे हर्ट किया जा सकता है, हार्म किया जा सकता है, मुझे हानि पहुंचाई जा सकती है। और अगर कंप्लीट न्यारापन है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हानि पहुंचा सकता है। तो ये ट्रू स्टेट है आत्मा की। अभी भी अगर आके कोई कुछ बोले और उसका मुझे बुरा लग जाए, बहुत हर्ट हो जाए, ट्रुथ यही है कि आत्मा को हर्ट नहीं हुआ है कुछ भी, लेकिन ईगो हर्ट हो रहा है, ईगो रो रहा है ना? तो जब ये फिल्टर हट जाता है, जो वो दुख ले रहा है, जो उससे हर्ट हो रहा है, जो उससे आ, अपने आप को हार्म्ड फील कर रहा है, अटैक्ड फील कर रहा है, वो जब हट जाएंगे ये सारी आइडेंटिटीज, तो वही ट्रुथ है, वही सत्य प्रत्यक्ष होता है कि आत्मा को कुछ भी हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सबसे डिटैच्ड है ना? तो इसी को डिटैचमेंट का ही दूसरा जो शब्द है, दूसरा ही एक्सपीरियंस है, वो है कंप्लीटली सेफ, कंप्लीटली बियॉन्ड हार्म, बिल्कुल हानि से परे। डिटैचमेंट नॉर्मल वर्ड वो सबको समझ में आता है, लेकिन यही यही चीज है न्यारेपन का मतलब। कंप्लीट निश्चिंत, कंप्लीट सेफ, कंप्लीटली सुरक्षित, ये अनुभव होगा। और इससे फिर आत्मा का जो वास्तविक गुण है वो सारे अनुभव होंगे। ये भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब समय कम है, कार्य ज्यादा करना है। अभी समय जास्ती और काम कम करते हो। आगे चल करके तो समय ऐसे आने वाला है जो कि आप सभी की जीवन तो बहुत बिजी हो जाएगी, और समय कम देखने में आएगा। ये दिन और रात दो दो घंटे के समान महसूस करोगे। अब से ही ये प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो, विच मीन्स एफिशिएंसी को अपना बढ़ा दो। टाइम कम हो लेकिन काम बहुत ज्यादा। इसके लिए क्या क्या करना होता है? कब ऐसा होगा कि काम टाइम बहुत कम लगे और काम बहुत सारा हो जाए? जैसे अगर हमें ना सब्जी काटनी है, सब्जी काटनी है, बहुत सारी सब्जियां हैं, एक ही घंटा है, एक ही आवर है। तो कैसे हम एफिशिएंसी को यहाँ पे कैसे बढ़ाएंगे? देखने में जो आ रहा है उसको दिख रहा है कि ये हो ही नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन बहुत सारी सब्जियां हैं और एक ही घंटा है ना, इसमें पूरा सब कुछ कट हो जाए, सारी सब्जियां जो हैं चॉप हो जाए। कैसे हम मेक श्योर करेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएंगे यहाँ पे? शार्प टूल, नाइफ शार्प होगा। हम्म, ऐसे ही अगर हर किसी भी काम में हम देख लें ना, कि टाइम टाइम कम है, काम ज्यादा करना है, तो जो भी टूल है ना, कोई व्यक्ति है वहां पे, तो उस व्यक्ति को समझाया जाएगा ना, या कोई ऐसा व्यक्ति चूज किया जाएगा जिसका स्टेमिना ज्यादा हो। तो जो भी करने वाला है उसकी एफिशिएंसी जो है वो शार्प होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे बाबा कहते हैं कि अब प्रैक्टिस ऐसी करो कि समय कम काम ज्यादा हो। तो यहाँ पे सभी आत्माओं के पास जो प्रैक्टिस करने का टूल क्या है? बुद्धि टूल है। हाँ, टूल टूल ही हमारा बुद्धि है, तो उसको शार्प रखना ना, उसको शार्प करना। तो बुद्धि में कंप्लीट जो है पावर टू परखने की शक्ति जो है वो पूरे टाइम काम करे, परख परख के परखने की शक्ति। और परखने की शक्ति तो पूरी चीज को परख रही है कि ये जो पूरा सामने चल रहा है इसकी क्या वैल्यू है। आपको दो डायमंड्स दिए जाएं तो हम उसको परख रहे हैं इस तरीके से। सो बुद्धि को मेक इट पारस। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं अब से ये प्रैक्टिस करो कि कम समय में काम बहुत करो। समय को सफल करना भी बहुत बड़ी शक्ति है। समय को सफल करना, समय भी कम यूज करना, ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे अपनी एनर्जी वेस्ट करना ठीक नहीं है, वैसे ही समय को भी वेस्ट करना ठीक नहीं है ना? तो जैसे अपनी शक्ति को वेस्ट करना ठीक नहीं होता है, ऐसे समय की भी शक्ति को वेस्ट नहीं करना ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन।
समय जो है वो किसी का फिर इंतजार नहीं करता है। इफ यू टेक केयर ऑफ टाइम तो देन टाइम विल टेक केयर ऑफ यू। अगर आप समय का वैल्यू करते हैं तो फिर समय, ना, समय पर समय खड़ा हो जाएगा, वो आपकी वैल्यू करेगा। तो ये एक तो ये मुरली है। बाबा कहते हैं कि लास्ट में, लास्ट लाइन है इसमें कि अब, बाबा कहते हैं अब बुद्धि को लौकिक से अलौकिक बातों में परिवर्तन करना है, तो अवस्था में भी परिवर्तन आ जाएगा। बुद्धि को लौकिक बातों से अलौकिक बातों में। तो लौकिक बातों का मतलब ये नहीं होता कि लौकिक लोगों से हटा के अलौकिक, जिसको हम कह रहे हैं अलौकिक फैमिली है बी के फैमिली, एक्चुअली में अलौकिक फैमिली आत्माओं की फैमिली है। तो लौकिक से बुद्धि को अलौकिक में परिवर्तन करना, तो अवस्था भी परिवर्तन हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे बाबा सरेंडर बुद्धि और सबकी बात करते हैं। सो ये है अव्यक्त शक्ति। तो इससे कुछ कोई थॉट्स हैं, एनी थॉट्स? हाँ जी, नेहा, यू कैन शेयर। ओम शांति दीदी। जी। दीदी अभी इस मुरली में बाबा ने ये एक्सप्लेन किया है कि परखने की शक्ति को इंक्रीज करने के लिए एक दो चीजें बाबा ने बोली, जिसमें पहले कहा कि संकल्पों की गति को उनको ब्रेक लगाना है, स्पीड जो होती है थॉट्स की। एंड दीदी एक उसी समय ही एक मन में ये क्वेश्चन आया था कि कई बारी जो है फेल होते हैं इसीलिए क्योंकि वही उसी समय ब्रेक ही नहीं लगता है। यू वॉन्ट टू, यू नो वॉट इज राइट, आपको अच्छे से समझ है, पर वो ब्रेक नहीं लग रहा, तो वहां बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड सेकेंडली आज की भी जो हकार मुरली है उसमें भी बाबा ने एक ये बात बोली कि संकल्पों का तूफान आएगा, वो आना ही है। रात में सोते हुए भी बहुत बार वो बहुत स्पीड से वो थॉट्स आएंगे, पर उनसे डरो नहीं। तो उनसे डरो नहीं और उनको ब्रेक भी लगाओ। तो हाउ डू दे गो टुगेदर, क्योंकि बाबा ने कहा है ये जाने के लिए ही आए हैं, इनका विनाश होना है। तो वो विनाश कैसे होगा, वो अपने आप होगा कोई विनाश, बट देन फिर या मुझे ब्रेक लगाना है, हाउ दीज टू थिंग्स आर कनेक्टेड। यही जो लास्ट बात आई ना कि कम समय में ज्यादा काम हो, तो उसके लिए जो आपका जो टूल है वो शार्प होना चाहिए। तो परखने की शक्ति को बढ़ाने के लिए भी बाबा ने यही बताया कि अव्यक्त शक्ति को बढ़ाओ, आपके थॉट्स जो हैं वो ब्रेक लग जाएं। तो सब कुछ, थॉट्स ब्रेक लगे, किस पे डिपेंड करता है? हमें एक बात हमने सुन ली है कि ये जो है ये रोल है, और ये ये सिर्फ कैरेक्टर्स हैं, ये अपनी स्क्रिप्ट प्ले कर रहे हैं, ये इसकी स्क्रिप्ट चल रही है। हम्म। मगर बुद्धि, ये अभी हमको पता है, लेकिन क्या ये बुद्धि में बैठा है? बुद्धि में बैठेगा तो फिर थॉट्स रुकेंगे। तो माइंड इज जस्ट अ हम्म। फॉलोअर ऑफ समझ। तो जो फाइनल बात थी ना, वो ही सारी बातों का सोल्यूशन है कि कम समय में ज्यादा काम हो। तो कम समय में ज्यादा काम के लिए हमें ये चेक करना होता है कि जिससे हमें काम लेना है वो कर पाएगा कम समय में ज्यादा काम। तो वो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट इज बुद्धि, समझ। तो अभी हमने सुना है ना, सुनते सब हैं, लेकिन समझता कौन है? तो जहाँ पे समझ है, तो वो फिर माइंड ब्रेक लगाएगा, मतलब सॉरी, बुद्धि जो है ब्रेक लगा पाएगी। हम साधारण भाषा में बताते भी हैं ना कि बुद्धि और माइंड इज लाइक बड़ा भाई और छोटा भाई। तो छोटा भाई, आप, माइंड जो है वो छोटा भाई है। तो कभी भी आप देखो कि दो सिबलिंग, मतलब सिबलिंग्स के बीच में, आपको अगर छोटे वाले को रोकना है किसी काम करने से, वो फिर कुछ टॉयज अपने फैला रहा है, तो आपको बड़े वाले को कहना होता है कि आप जाके पढ़ाई करो। जैसे ही बड़ा वाला जाएगा ना, वो बैठेगा, छोटा वाला अपने आप फॉलो करेगा। ऐसे ही बोलते हैं कि घर में भी जैसे अगर दोनों बच्चों को थोड़ा सा डिसिप्लिन में लाना है, तो बड़े वाले को डांट पड़ जाती है, तो छोटा वाला देखता है इसको डांट पड़ रही है, वो अपने आप सेट हो जाता है। आपको दोनों को डांटने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन हु इज द मोर सेंसिबल वन हियर। तो थॉट्स तो 80,000 थॉट्स हैं, उससे भी ज्यादा संकल्प हैं। एक एक थॉट पे थोड़ी काम किया जाता है। ये थॉट्स
काम क्यों कर रहे हैं, छोटा भाई जो है इधर उधर भाग क्यों रहा है, क्योंकि बड़े भाई पे हमारा ध्यान ही नहीं है। उस पे अगर काम किया जाएगा, छोटा भाई तो वही करता है जो बड़े वाले के साथ हो रहा है। तो अगर बड़े वाले को डांट पड़ती है, छोटा वाला वैसे ही डरने लगता है, वो अपने आप बैठ जाता है। बड़े वाले को बोला जाएगा कि ये काम छोड़ो, आप उधर लगो, तो वो अपने आप हो जाएगा। सो थॉट्स आर जस्ट शोइंग मी हाउ मच हैज इट रियली सिंक्ड इन द इंटेलेक्ट। तो हम्म। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि आप डरो नहीं, क्योंकि काम हो रहा है, निरंतर बुद्धि की सफाई पे काम हो रहा है। ऐसे ओवरनाइट तो साफ नहीं हो जाती है, लेकिन हाँ, पढ़ाई डेली करते रहो, डेली सुनते रहो, एंड टेक सम एक्शन टुवर्ड्स मेकिंग द इंटेलेक्ट, इस बात को वो समझे कि इसकी वैल्यू कुछ नहीं है और इसी की सारी वैल्यू है। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक शो है, शुरू हुआ खत्म हुआ, आपने उसमें तालियां बजाई एंड दैट्स इट, उसका उतना ही था पर्पस। ताली बजी, काम खत्म, शो ने अपना काम कर दिया है। लेकिन ताली बजने से ज्यादा कुछ भी हो रहा है शो को देखते हुए, देन इंटेलेक्ट नीड्स टू अगेन, यू हैव टू मेक इट अंडरस्टैंड कि ये शो है। तो अपने आप थॉट्स जो है वो कम हो जाएंगे। कैसे चल सकते हैं ना थॉट्स, जब इट हैज रियली सिंक्ड इन कि ये शो चल रहा है, इसने आके ये किया, उसने आके ये बोला, कल मेरे से वो हो गया, थॉट्स कैसे चलेंगे जब पहला फाउंडेशन इज क्लियर। तो उस बुद्धि को बार बार ये समझाना कि दिस इज व्हाट इट इज ही उसको शार्पन करना है, बार बार रिपीटेडली समझाना। हाँ, बार बार रिपीटेडली, उसी को फिर कहा जाता है संकल्प शक्ति का इस्तेमाल करो। तो उसको बार बार रिपीट करना, तो बाबा ने कितनी बार उसको लिखा पढ़ा, कितनी बार तो सोचा मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, इतना कर करके, मैं लाइट हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ, करते करते ऐसे किसी भी पॉइंट का, क्योंकि सारे जो बाबा के कहते हैं ना, एक एक जो बाबा का महावाक्य है वो लाखों रत्नों के समान है। तो क्यों है, क्योंकि किसी पे भी आप काम करो, लेकिन एक ही पे काम करो और बहुत ज्यादा करो, मतलब रिपीटेडली करो। जैसे कि सिर्फ अगर हम इतना ही पॉइंट पकड़ लें कि ड्रामा कल्याणकारी है ना, इसी को अगर हम करते रहें, तो पूरा ये सोल की जो ट्रू फीलिंग्स हैं, सेफ्टी की, बीइंग हार्मलेस, बीइंग कंप्लीटली डिटैच, ये जगने लगेंगी। लेकिन किसी एक चीज पे काम तो करें, बार बार उसको करेंगे कि सिर्फ ड्रामा चल रहा है, या ये थॉट कार्टून शो है, कार्टून शो है, दिस इज अ कार्टून शो गोइंग ऑन, इतना इसको कर लें। जैसे बाबा ने पूरा डायरी भर ही वॉल्स पे लिख दिया। दैट जस्ट हम्म। शोज कि हाउ मच डिड ही, उसको कितना उन्होंने टाइम दिया, कितना ज्यादा उन्होंने उस बात को पक्का किया। पहला पार्ट बाबा ने कहा ना, वही कच्चा रहता है। तो पहला पार्ट को पक्का करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ यही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। जितना हम ये सेंस ऑफ सेपरेशन क्रिएट करते हैं, ये कार्टून शो अगेन, आत्मा की ही कॉन्शियसनेस जो है वो जगती है। तो कोई भी एक चीज को रिपीटेडली अगर किया जाएगा, तो देन बुद्धि की समझ जो है वो, मतलब वो मेच्योरिटी बुद्धि में आने लगती है, एंड थॉट्स उसी हिसाब से दे फॉलो। राइट। राइट, थैंक यू दीदी। या बिकमिंग मास्टर इन वन, जैसे किसी ने कहा ना, ये बात बिल्कुल पक्की है। आई थिंक अभी थोड़े दिन पहले भी शेयर किया था कि ये जो, आई थिंक आज का यही चैलेंज रहेगा। ये पहले भी लिया है चैलेंज, बट पता नहीं कितनों ने किया या नहीं किया, बट ये चैलेंज रहेगा। अम, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ एक नंबर ही है, लेकिन 10,000, 10,000 एक नंबर है जिसमें कितनी रिसर्च की गई है, कितनी स्टडीज की गई हैं कि किसी भी चीज को आप 10,000 टाइम्स कर लो। चाहे वो कोई थॉट हो, चाहे वो कोई एक्शन हो, चाहे वो कोई 10,000 आवर्स आप लगा दो, एक 10,000 आवर का रूल है। तो इट जस्ट शोज कि किसी भी चीज को इतने नंबर ऑफ टाइम्स किया जाता है, तो सारा बॉडी के एक एक सेल में हर चीज, मतलब इट रियली गेट्स पूरा सोल पे स्वरूप में आ जाती है वो चीज। तो आई थिंक यही एक पॉइंट ऑफ होमवर्क रहेगा कि कोई भी एक थॉट जो है, वेरी सिंपल थॉट, एक ही थॉट को रिपीट इट 10,000 टाइम्स। नंबर पे मत जाइए, 10,000 नंबर एक कहने के लिए, हम एक नंबर देना है बड़ा नंबर। लेकिन इस पे बहुत स्टडी होती है, बहुत रिसर्च होती है, जैसे ब्रूस ली ने भी कहा कि 10,000 टाइम्स, तो इसका नंबर का बहुत महत्व है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप ये देख सकते हैं कि आप कोई थॉट जो है, किसी थॉट को आप 10 मिनट रिपीट करते हैं,
या आई थिंक हाउ डू यू काउंट इट वाली बात है कि 100 टाइम्स आप रिपीट करते हैं किसी थॉट को तो कितना मिनट लगा, है ना? जैसे 100 टाइम्स रिपीट किया तो कितना मिनट लगा। तो देन मल्टीप्लाई इट कि 10,000 करने के लिए फिर कितनी बार हमें कितने मिनट्स लगेंगे। तो उतना अभी नेक्स्ट मंडे तक, आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे, 3 दिन इतना रिपीट कर रहे हैं कोई थॉट को ना, गारंटीड है, इट इज गारंटीड कि इट विल तुरंत आपका फीलिंग्स आने लगेंगी, एक्सपीरियंस होने लगेगा। अगर इतना इसको रिपीट किया जाएगा ना, मैं आत्मा सूक्ष्म हूँ, सूक्ष्म हूँ, मैं आत्मा सिर्फ एक सितारा हूँ, सिर्फ एक सितारा हूँ, इतनी बार इसको रिपीट किया जाएगा, थोड़ी देर बाद फीलिंग आने लगेगी कि ये सिर्फ सितारा हूँ। या ये रिपीट किया कि यहाँ सब कुछ विनाशी है, सब कुछ विनाशी है, पूरा ड्रामा अभी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। कोई भी थॉट, बाबा का हर थॉट इतना रिच है, इतनी अमीरी है, हर एक संकल्प बाबा का इतना पावरफुल है। बट द थिंग इज कि उसको यूज किया जाए बुद्धि को शार्प करने के लिए, तब फिर कुछ बात बनेगी, क्योंकि बहुत इम्प्रेसिव है। बट देन यूज इट, यूज करके देखें। परखने की शक्ति सीन को करनी है या पूरे ड्रामा को? सारे सीन्स ड्रामा का ही पार्ट है, तो ड्रामा को भी परखना नहीं है, ड्रामा के साथ जो हमारी असलियत है उसका कॉन्ट्रास्ट देखना। सारे सीन्स ड्रामा के अंदर हैं, तो अल्टीमेटली वो सारे ही ड्रामा में हैं। एंड यू परखने है हमें पूरी चीज को ना, पूरी चीज जो आपके हाथ में आई है उसको परखना है। तो एक तरफ ड्रामा है, एक तरफ असली घर है, एक तरफ आत्माओं की दुनिया है, इसको पूरे को परखना। हाँ जी नेहा भाई। जी दीदी, जस्ट एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था कि एक्चुअली में हम इतने दिनों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग कि हाँ, गेस्ट कॉन्शियसनेस एंड दैट दिस इज अ कार्टून शो, दिस इज अ कार्टून शो, इट हैज नो वैल्यू। इतने समय से कंटिन्यूअसली यही एक प्रैक्टिस चल रही है, तो आज ही, मतलब इनफैक्ट कल रात से ही मुझे बार बार ये थॉट आ रहा था कि इन ऑल दिस वाइल क्या मैं बाबा को याद कर भी रही हूँ? क्या बाबा, have I become distant from Baba? Baba is nowhere, I mean, in my vocabulary also. I'm just focusing and just to, I was very worried about it. And just अभी आज ही ये बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया, तो feeling very relaxed and very good. Thank you दीदी। अम, हाँ, किसी और को कुछ शेयर करना है? फिर हम आते हैं, प्रैक्टिस में आते हैं। एक तो हम अपना बाबा के रत्नों में से कोई एक रत्न जिसके साथ खेलना है, और किसी भी एक रत्न के साथ हम खेलेंगे ना बार बार, तो बुद्धि जो है वो शार्प होती है, बुद्धि की अव्यक्त शक्ति बढ़ती है। और जितना बुद्धि की अव्यक्त शक्ति बढ़ती है, तो याद की यात्रा, सोल बिकमिंग कॉन्शियस, ये सहज होता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सो होमवर्क इज क्लियर, है ना? तो मंडे तक ये होमवर्क। ओम शांति।